सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूं और ये कहानी मैं क्यों सुनाता हूं, किस संदर्भ में सुनाता हूं, इसकी चर्चा करेंगे हम इस कहानी के बाद कि क्यों ज़रूरत पड़ी इस कहानी सुनाने की। कहानी ये है दोस्तों कि एक बार एक नेताजी हुआ करते, काफ़ी दबंग नेताजी थे। तो उन्होंने एक गधा पाल लिया। हालांकि नेताजी गधा अक्सर नहीं पालते, लेकिन अपने अपने शौक है उन्होंने पाल लिया। और ऐसा होया कि वो गधा कुछ टाइम के बाद गुम हो गया। तो उन्होंने पुलिस में जाके FIR दर्ज करवाई कि मेरा गधा गुम हो गया। और नेताजी चूँकि दबंग थे, इसलिए उसने पुलिस को आदेश दिया कि 24 घंटे का टाइम देता हूँ, मैं आपको मेरे गधे को तलाश करके दो मुझे। अब नेताजी थे, दबंग आदमी थे। अब पुलिस की उनके सामने कहाँ चलती, पुलिस परेशानी में आ गई। 24 घंटे का ऊपर से टाइम दे दिया। तो 24 घंटे के लिए जब पुलिस ने ये देखा कि गधा मिल नहीं रहा, तो पुलिस की जो अपनी कार्यशैली है उसी के मुताबिक उसने क्या किया कि एक हाथी को पकड़ लिया और पकड़ के ने और उसको एक पेड़ के बांध दिया। और जो पुलिस की मतलब जांच करने के तरीके होते हैं और जो उसकी कार्यशैली होती है, गधे को कर दिया हाथी को कर दिया सीधा। अब उसको इस हद तक हाथी को सीधा कर दिया और उसको ये बोल दिया कि बोल तू गधा है। अब हाथी को, अब पुलिस के जो टॉर्चर का तरीका है या इंक्वायरी का तरीका है, वो तो इंसान तो क्या हाथी भी सहन नहीं कर पाते, तो हाथी को ही मजबूर होकर कहना पड़ा कि मैं गधा हूँ। जो पुलिस को ये यकीन हो गया कि हाँ अब ये बोल देगा कि मैं गधा हूँ, तो नेताजी के पास गए और उन्होंने कहा सर आपका गधा मिल गया है। अब नेताजी बड़े खुश हुए, बोले कहाँ है, अक्सर चलो वहाँ खड़ा है। वहाँ उन्होंने जाके देखे नेताजी ने आपके एक पेड़ के नीचे एक हाथी बंधा है। उसने कहा ये तो हाथी है। बोला नहीं सर, किसने कहा हाथी है, अभी हाथी से पूछ लो। पुलिस वाले ने कहा हाँ भाई तू कौन है। तो हाथी ने बड़े गिड़गिड़ाते हुए कहा मैं गधा हूँ सर, मैं गधा हूँ, मैं नेताजी का गधा हूँ। तो ये दोस्तों पुलिस की कार्यशैली है। क्या चलिए, ये तो एक चुटकुला लगा लीजिए, कहानी लगा लीजिए, समाज में प्रचलित पुलिस के बारे में जो बातें हैं उनमें से एक लगा लीजिए। लेकिन मैं एक आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ पुलिस की कार्यशैली की। बिल्कुल फैक्ट है ये, और आप इसको सोशल मीडिया पे देख लेना। और ये मैंने सुनी थी, ये संस्थायर खान एक क्राइम तक के उसमें अपनी स्टोरी सुनाता है, उसमें उसने विद फैक्ट दिया था। तो वो कहानी मैं सुनाता हूँ। उसमें क्या था कि एक बार एक लड़की थी, वो तो जब जवान हुई तो वो आवारा हो गई थोड़ी ही। और आज उसके पिताजी ने, क्योंकि वो शरीफ आदमी था, तो उसके पिताजी ने उसको रोकने की कोशिश की, तो वो उससे रुके नहीं। एक आधी बार थप्पड़ वगैरह मार दिया होगा या धमका दिया होगा, तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी घर से। लेकिन वो जो बॉयफ्रेंड था उसका वो विशेष समुदाय, जो अपना शांति प्रिय समुदाय है, वो उस समुदाय से था। तो वो क्या हुआ, आगे थोड़े दिन बाद जब उसका मन भरा तो वो अपना चलता बना। अब लड़की ने सोचा क्या करें, तो वो मजबूर हो गए ना, वो अपने घर आ गई। तब तक वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो जब वो घर आई तो उसके पिताजी ने, क्योंकि गुस्सा उठा हुआ था, उसकी बेइज्जती हुई थी, तो उसने लड़की को 1-2 थप्पड़ से टोर मार दिया होगा। तो वो लड़की चलेगी पुलिस में और उसने ये कह दिया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ बलात्कार किया है और मेरे पेट में मेरे पिताजी का बच्चा है और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ ये किया है और मैं डर के घर से भागी थी कि ताकि वो मेरे साथ दोबारा से वो ना कर सके। तो इस चीज़ के ऊपर पुलिस ने उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके ने उसको जेल में डाल दिया और जेल में डाल के ने उसका कोर्ट में मामला पेश किया। तो उसके पिताजी ने कहा कि सर ये लड़की झूठ बोल रही है, भले ये मेरी लड़की ने, मैंने इसके साथ हाथ लगाया और ये लड़की घर से भाग गई थी और ये बदचलन लड़की थी। अब लेकिन पुलिस ने ये कह दिया कि हाँ इसके पिताजी ने इसके साथ वो किया है, बलात्कार किया, ये बच्चा इसी के पिताजी का है। तो मजिस्ट्रेट ने नहीं सुनी। लास्ट में उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा सर आप इस बच्चे का DNA करवाइए और मेरा जो सीमन है उसकी आप फॉरेंसिक जांच करवाइए। लेकिन मजिस्ट्रेट ने नहीं सुनी और मजिस्ट्रेट ने उसको जो अधिकतम अवधि होती है वो सज़ा दे दी। तो अब वो आदमी, उसको बड़ा अपमानित महसूस हुआ, निर्दोष होते हुए उसको सज़ा हुई। तो उसने मामला हाई कोर्ट में लेके गया वो। तो हाई कोर्ट ने भी ये नहीं पूछा कि भाई वो DNA रिपोर्ट कहाँ है, उस बच्चे की DNA रिपोर्ट कहाँ है, ये आदमी जो डिमांड कर रहा है इसका पिताजी कि उसकी जांच करो, मेरे सीमन की जांच करो, वो रिपोर्ट कहाँ है इसके सीमन की। तो उसने कहा, पुलिस ने जो आरोप पत्र पेश किया था उसी के अनुसार कह दिया कि पुलिस कह रही है, पुलिस ने वो किया है तो बिल्कुल तुमने ही किया होगा। और उस हाई कोर्ट में उस जज ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा। ये सुनकर उस आदमी को बड़ा धक्का लगा और उस आदमी को हार्ट अटैक हो गया और उस आदमी की होगी मृत्यु।
तो एक तो उसके ऊपर इल्ज़ाम कि उसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, और वो जो अपनी बेगुनाही का सबूत बार बार पुलिस को कह रहा था कि इस लड़की के पेट में जो बच्चा है वो करवा लो, उसका DNA जांच करवा लो, मेरे सीमन की जांच करवा लो। पुलिस ने उस चीज़ की सुनी नहीं, तो ऊपर से ये उसके ऊपर अपमानित होने का वो वो आदमी एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक होने से। लेकिन उस आदमी की जो घरवाली थी ना दोस्तों, वो अपने पति के साथ थी, उसको पता था कि मेरी लड़की बदचलन है, लेकिन जो मेरा पति है वो निर्दोष है। तो उसने ये सोचा कि कम से कम मेरा पति तो चला गया, लेकिन मैं कम से कम इसके माथे पर जो बेइज्जती का कलंक लगा हुआ उसको तो मैं कम से कम उतारूं, और वो उस मामले को ले गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये जो आजकल हमारा आरक्षण का मामला है ना, एक 35% वाला तो अधिकारी बन जाता है, 95% वाला बेरोजगार रहता है। तो मुझे लगता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब थे वो 95% वाले थे। तो उन्होंने जाते जब मामला उनके सामने आया तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि इस बच्चे की DNA रिपोर्ट और उस आदमी का, आरोपी आदमी का सीमन का सैंपल कहाँ है। तो पुलिस ने क्योंकि करवाया नहीं, और जो लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट थी, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट थी, उनके जज ने भी जब पुलिस की आरोप पत्र के अनुसार उसको सजा दे दी, उसको क्वेश्चन ही नहीं पूछा उन्होंने कि वो आप कहाँ हैं। तो पुलिस बगले जागने लगी। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, तो जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने आईओ से कहा कि ये तो सबसे पहले प्राइम फेसिया आपको करना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी। जब ये आदमी ये कह रहा है कि DNA करवाओ उस बच्चे का, मेरे सीमन की रिपोर्ट करवाओ, तो रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। तो पुलिस चुप इस मामले में। तो उन्होंने सारे के सारे मामले को फर्जी महसूस किया और उस आईए को सस्पेंड किया और उस आदमी को बाइज्जत बरी किया। हालांकि वो आदमी तब तक एक्सपायर हो चुका था, मर चुका था, लेकिन उसके माथे पे जो कलंक था कि उसने अपनी लड़की के साथ रेप किया और उसकी लड़की के पेट में जो उसका बच्चा था उसके बाप का था, यानी उस लड़की के बाप का था, तो वो उस आरोप से मुक्त हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों मामला ये था कि ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये आप सनस्टाइल खान की जो क्राइम तक की स्टोरी, उसमें उसने कहाँ का वो था, कौन से मजिस्ट्रेट था, उस आदमी का नाम क्या था, वो कहाँ के रहने वाला, सारा फैक्ट दिया हुआ है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली के कारण उस आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, और उस आदमी के माथे के ऊपर जो कलंक था वो लगा इतने दिन तक, उसके परिवार को शर्मिंदगी का एहसास उठाना पड़ा, बोझ उठाना पड़ा। तो दोस्तों ये मैंने ये जो आपको दो कहानियाँ हैं ये क्यों सुनाई हैं, वजह क्या थी इसकी। तो इसकी वजह ये थी कि ये मैं बात कर रहा हूँ सैफ अली खान के घर की चोरी और उस अटैक के ऊपर। आपने दोस्तों मीडिया में देखा होगा कि सैफ अली खान के ऊपर जिस आदमी ने या जिस लड़के ने अटैक किया था उसकी फ़ोटो आई हुई है, और उसकी फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई है, और सारे एक आदमी को उसकी शक्ल का पता है। लेकिन पुलिस ने जो जिस आदमी को अरेस्ट किया उसकी शक्ल उस आदमी से बिल्कुल ही मैच नहीं करती। आप फोटो देखिए, आप जो उसके घर में चोरी करने वाला था उस लड़के की उम्र दिखाई दे रही है 20 से 25 साल की, और जिस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया है या पेश किया है उस आदमी की उम्र दिखाई दे रही है 30 से 35 साल की। यानी दोनों के अगर फोटो को भी आप देखोगे तो उसमें भी लगभग 10 साल का उम्र में गैप दिखाई दे रहा है, और चेहरा नहीं मिलता। आप चेहरे की उसकी फ्रीक्वेंसी को देखिए, चेहरे की बनावट को देखिए, जो आदमी उसके घर से सीढ़ी से उतर रहा है उसके चेहरे को देखिए, और जो पुलिस ने अरेस्ट किया है उसके चेहरे को देखिए। कहीं पर भी वो दोनों फोटो मैच नहीं हो रहे, तो ये स्पष्ट है कि ये वो आदमी है ही नहीं जिसने सैफ अली खान के घर पे चोरी की थी और अटैक किया था। अच्छा, दूसरा दोस्तों अभी इस मामले में ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये पूछेंगे कि फिर कपड़े कहाँ से मिले। तो कपड़े ठीक है, अटैक उसने किया हुआ कोई ना कोई आदमी तो होगा, लेकिन वो जो कपड़े हैं वो स्निफर डॉग जो होते हैं जो सूंघ कर पता लगाते हैं, ये उन्होंने उसको पता लगा लिया, लेकिन उस आदमी का थोड़ी, वो तो दूसरे आदमी के भी हो सकते हैं, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, और इस मामले में आज तक न तो पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न उसके ऊपर कोई डिस्क्लोज किया है कि यही आदमी है। जितनी भी स्टोरी है ये मीडिया के अंदर आई है, पुलिस की बनावटी स्टोरी है, दी हुई स्टोरी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने सही आदमी को अरेस्ट किया। हो सकता है ये आदमी अपराधी हो, बांग्लादेश का घुसपैठिया, वो सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन फ़ोटो को देख कर ये नहीं लगता कि ये वही आदमी है जिसने सैफ अली खान के घर पर चोरी करने का प्रयास किया था और जिसने अटैक किया था।
दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहूँगा, आपने अस्पताल से आने के बाद सैफ अली खान की गतिविधि देखी है। वो इस तरह मुस्कुरा के और उसकी चलने का तरीका ये है, जिस आदमी की कमर में रीढ़ की हड्डी के पास 2 इंच का चाकू उसके शरीर के अंदर मिले, उस आदमी से चलना तो दूर, बात भी नहीं की जा सकती उस आदमी से। और वो कितना खुश होकर उछल उछल के बात कर रहा है, तो ये मामला भी शक पैदा कर रहा है। इसमें ज़रूर उसके जख्म को देख कर देखा जाना चाहिए कि वास्तव में वो चाकू उसके अंदर इतना था या नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई जख्म सैफ अली खान के कमर में होगा। ये सारा का सारा जांच का विषय है दोस्तों। ये मुझे ऐसा लगता है कि सैफ अली खान और करीना कपूर का जो कैरियर है, फिल्मी कैरियर, वो ख़त्म हो चुका है। और ये उन्होंने लोगों की सहानुभूति क्रिएट करने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के ड्रामा किया हुआ है। इस विषय की जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। और इसमें पुलिस ने जो गलतियाँ की, पुलिस की काफ़ी गलतियाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को सच्चाई का पता लग चुका है और वो लीपापोती करने लग रही है, लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस जांच की जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और अगर वो आदमी भले ही वो अपराधी हो, लेकिन इस मामले में नहीं लगता कि ये वही आदमी है, तो उस आदमी को भी इस जांच से अलग कर लेना चाहिए। जो असली अपराधी है उसको ढूंढना चाहिए। और सैफ अली खान ने अगर ये सारा ड्रामा किया तो सैफ अली खान को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। दोस्तों, मेरा ये कहने का अर्थ है कि पुलिस क्या जो कार्यशैली है, पुलिस को भी अपनी कार्यशैली को सुधारना चाहिए। और इस तरह से किसी और आदमी को किसी और मामले में और जाके पेश करके फर्जी सबूत इकट्ठे करके ने और अपनी वाहवाही लूटने का काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना था। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और इस तरह की विवेचना मैं आपके सामने लाता हूँ। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।